अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कामयाब जलसा करने में कामयाब रही या नहीं? तहरीक इंसाफ का लाहौर में होने वाला जलसा अब से कुछ देर पहले खत्म हो गया और इंतजामिया की जानिब से PTI को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक का वक्त दिया गया था। वक्त गुजरने के बावजूद जलसा कुछ देर तो जारी रहा, लेकिन फिर डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस को खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करके जलसा खाली कराने का हुक्म दे दिया। जिले इंतजामिया ने मुकर्ररा वक्त खत्म होने पर तहरीक इंसाफ के जलसागाह की बिजली भी काट दी, जिसके बायस पंडाल में अंधेरा छा गया और पुलिस पंडाल खाली कराने के लिए अंदर दाखिल होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा स्टेज से उतर गए और कारकुनों की वापसी शुरू होगी। अली मीन गंडापुर समेत मुकर्ररा वक्त तक PTI की क़यादत के अक्सर लोग जलसागाह में ही नहीं पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले की इतलात है कि वो जलसागाह में पहुंचे हैं। जलसा जो था इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर भी मौजूद रहे और उन्होंने भी खिताब किया। PTI रहनुमाओं का कहना था कि हर तरफ रुकावटें खड़ी की गई हैं, जलसा कैसे वक्त पर खत्म करते। हुकूमत ने PTI के जलसे को नाकाम जलसा करार दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का यह कहना था कि इस्लामाबाद की तरह लाहौर का PTI का जलसा भी फ्लॉप हो गया। PTI के काफिलों को रास्ते में कहीं भी नहीं रोका गया। जिन लोगों को ट्रांसपोर्ट दी गई वो भी जलसे में नहीं आए। ना सिर्फ लाहौर की सड़कें खुली रही बल्कि हमने कोशिश की कि इस्लामाबाद से भी मुकम्मल तौर पर इनको फ्री एक्सेस दिया गया। जो अटक दरियाएं हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। इतनी तैयारी के साथ पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। अब इससे पहले सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि जलसे में 9 मई के इश्तिहारी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि अली मीन गंडापुर बेशक तहरीरी माफी ना मांगे लेकिन जलसे में ही माफी मांग लें। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के काबीना अरकान ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला KP लाहौर जलसे में कोई माफी नहीं मांगेंगे। दूसरी जानिब आज एक और रिलेटेड डेवलपमेंट में इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने अली मीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। लाहौर पुलिस ने 9 मई के मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसे का मामला है, क्या ये जलसा कामयाब हो सका है या नहीं, और ये जो रुकावटें डालने के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात हैं हुकूमत के ऊपर, क्या ये दुरुस्त हैं या नहीं, इन पर जो है वो बात हो रही है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा है, इस पे देखा गया कि बहुत सारे लोग जलसे में पहुंच ही नहीं सके और अब से कुछ देर पहले की इतलात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर वहां पर पंडाल में पहुंचे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने जलसे की तैयारी तो भरपूर की थी, लेकिन कल रात को जब तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिली और जलसे का जो वेन्यू था उसको भी चेंज किया गया। तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि ये जलसा मीनार पाकिस्तान में हो, लेकिन ये जलसा जो है वो वहाँ पर नहीं हो सका। हुकूमत ने एक नया वेन्यू जो है वो दिया। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने भी इस जलसे की हामी भर ली। आज तहरीक इंसाफ के पास इस जलसे के लिए जो वक्त हुकूमत की तरफ से दिया गया था वो 3 से 6 बजे का था, लेकिन 6 बजते ही जो है वहां पर पुलिस हरकत के अंदर आ गई और ना सिर्फ जलसागाह की जो लाइट थी उसको काट दिया गया, मुनक़ता कर दिया गया, बल्कि जो पुलिस वाले थे वो स्टेज के ऊपर भी पहुंच गए और स्टेज पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन मौजूद थे उनको भी स्टेज से उतार दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि आपके पास जो जलसे की इजाज़त का वक्त था वो वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और इस वक्त के बाद आपको जलसा करने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले अपोजिशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये जलसा था वो ये इल्ज़ाम लगाती रही है कि जो है वो रुकावटें खड़ी की जा रही थी और उनके जो कारकुनान थे उनको जलसागाह में पहुंचने नहीं दिया जा रहा था और हुकूमत ने कंटेनर रखकर रास्ते भी बंद किए हुए थे और हुकूमत ने जो है वो गिरफ्तारियां भी की लोगों की, जिसकी वजह से वो जलसागाह तक नहीं पहुंच सके। लेकिन हुकूमत की तरफ से आज हमने देखा कि दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही। पहले
जो है वो अज़मा बुखारी जो है वो पंजाब हुकूमत की तर्जुमान भी हैं, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तो डिटेल्स बताई कि कितने लोग जो है वो इस जलसे के अंदर पहुंचे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो है वो कोई जो है वो गिरफ्तारी इस हवाले से नहीं की गई, कोई रुकावट हुकूमत ने जो है वो नहीं डाली। और अब से कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस जलसे को नाकाम करार दिया। शौकत यूसुफजई साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे हवाले से बात करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफजई साहब, हुकूमत क्यों ये कह रही है कि ये जलसा जो है वो नाकाम जलसा था और तहरीक इंसाफ जिसको फ्री हैंड दिया गया वो इस फ्री हैंड के बावजूद भी लाहौर में जलसा नहीं कर पाई? कोशिश हम कर रहे हैं शौकत यूसुफजई साहब से राब्ता हो जाए। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा से ख़ास तौर पर जो काफ़िले आने थे वो क्यों मुकर्ररा वक्त तक नहीं पहुँच सके। बहरहाल इस जलसे पर बहुत सारी नज़रें थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि ये बड़ा कामयाब जलसा होगा, लेकिन अब हुकूमत का ये दावा है कि ये जो जलसा है ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नाकाम हो गया। और हुकूमत ये भी कह रही है कि बावजूद इसके कि फ्री हैंड दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस जलसे के इनेकाद के लिए, इसके बावजूद वो जलसा नहीं कर पाए। बहरहाल ये इस्लामाबाद के बाद दूसरा बड़ा जो है वो एक शो डाउन या पावर शो जिसको कह सकते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था। आज जो जलसा हुआ, इस जलसे में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, लतीफ़ खोसा यहाँ पर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और शेख वकास अकरम थे। इन्होंने जो है वो जलसे से खिताब भी किया। शौकत यूसुफजई साहब से फिर से रब्ता हो गया है। शौकत यूसुफजई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा शौकत भाई, मैं पूछना ये चाह रहा था कि हुकूमत कह रही है कि आपको फ्री हैंड दिया, इसके बावजूद आप लोग जो है वो जलसा नहीं कर पाए, ये क्या हुआ है? देखिए, अगर जलसा नाकाम होता तो ये हमें काफी देर तक और भी छोड़ देते, लेकिन इनको पता था कि जलसा बहुत कामयाब हुआ है, पूरा लाहौर निकला है और अभी तो इसमें केपी का काफिला तो शामिल ही नहीं हुआ था। अभी अली अमीन गंडापुर साहब अभी जलसगाह पहुंचे हैं और इन्होंने लाइट्स बंद कर दी, पुलिस गर्दी का मुजाहरा किया, पुलिस के जरिए इतने मौजूद लोगों को स्टेज से उतारा। तो ये तो सियासत और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने और ये इनकी वो है शरीफ फैमिली की मेहमान नवाजी है। जिस अंदाज से उन्होंने ये हरकत की है, मेरे ख्याल से वो जितनी मजम्मत की जाए कम है, क्योंकि अगर आप इस तरह कदगने लगाएंगे सियासत के ऊपर तो फिर लोग मजबूर होंगे। ये तो देखिए, हमारे वर्कर जो है वो बड़े पुरअमन हैं और लीडरशिप की तरफ से उनको कहा गया है कि वो पुरअमन रहें। अगर वो मुश्तैल हो जाए, और ये इनकी पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की कि वर्कर मुश्तैल हो जाए और ये कोई कारनामा ना सर अंजाम दे और दूसरा मॉडल टाउन करे। लेकिन हमारे वर्कर बिल्कुल पुरअमन है और इंशाल्लाह अली अमीन गंडापुर साहब पहुंच चुके हैं, वो खिताब करेंगे। कितने अफसोस की बात है, ये इनकी मेहमान नवाजी है कि इन्होंने लाइटें बंद कर दी, इन्होंने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन इंशाल्लाह ये लोगों की आवाज है कि इस हुकूमत ने अब जाना है। लेकिन ये जो टाइम वाली बात है, अब ये इस्लामाबाद के अंदर भी ये मामला बड़ा मुतनाज़ हो गया था कि क्या टाइम है। उसके बाद आपको पता है इस्लामाबाद में तो कुछ जो है वो मामलात भी खराब हुए इसी टाइम वाली वजह पे। तो आज गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि 6 बजे का टाइम था, 6 बजे हमने जो है वो लाइटें बंद कर दी और जो है वो लोगों को स्टेज से उतार दिया। देखिए, ये कोई शादी ब्याह की तकरीब नहीं है। आपको पता है कि जलसे लोग बहुत ज्यादा थे, बड़े बड़े जुलूस जब आते हैं ना तो उसमें टाइम लग जाता है और इस तरह नहीं है। इन्होंने तो रास्ते क्या खोले थे, आपको पता है, अटक के साथ इन्होंने बंद किया था। रास्ते में 3-4 जगह इन्होंने रास्ते बंद किए थे, फिर हमने उनको हटाया, वो सारे वर्करों ने। तो ये तो देखिए, इन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि जलसा नाकाम रहे, खौफ फैलाया। अच्छा। इसके बावजूद लोग पहुंचे हैं, जलसगाह पहुंचे हैं और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिस्पांस दिया है। इसके बावजूद के खौफ आराज फैलाने की कोशिश आप ये जो काफिले आ रहे थे, क्या इनको कोई रास्ते वास्ते बंद मिले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से? और 3-4 जगह पे रास्ते बंद किए थे। अच्छा। 3-4 जगहों से रास्ते बंद थे, लेकिन वो वर्करों ने खोले हैं। अच्छा। और देखिए, यही तो बदकिस्मती है कि एक तरफ NOC देते हैं, दूसरी तरफ ये रास्ते बंद कर देते हैं, लोगों पे छापे मारते हैं घरों के ऊपर।
वर्करों अच्छा। पे तशद्दुद करते हैं। तो देखिए ना, कल रात तक कितनी जगह, कल रात को ही तो इजाजत मिली, कितने इन्होंने सोचा कि ये लाहौर से बाहर कर देंगे तो लोग कम आ जाएंगे, लेकिन लोग तो वहाँ अच्छा। वहाँ पे भी पहुंचे, कोई पैदल पहुंचा, वो कोई तो रस्ते में पहुंचा। आज तो पंजाब हुकूमत तो बता रही थी कि चंद 100 लोग ही हैं जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, और तो वो कोई आपके पास आइडिया है कि कितने लोग थे जो खैबर पख्तूनख्वा से चले थे या वो जलसागाह में नहीं पहुंच सके? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोग जिस तरह पहले आते थे जलसों में, उससे ज्यादा आज निकले हैं। अच्छा। और क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब खुद उसकी लीड कर रहे थे उसको, तो मेरे ख्याल से वो तो आपको पता है कि कितनी देर तक फंसे रहे। ये टूल प्लाजा के ऊपर पुलिस ने रास्ता बंद किया हुआ था, अच्छा। और जानबूझकर बंद किया हुआ था, और उसको वजीर आला ने खुद खोला वो रास्ता। तो जाहिर है देर तो लग गई थी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखिए, कोई आपका लाइन ऑर्डर का मसला नहीं बना, किसी ने गमला तक नहीं तोड़ा, और एक स्मूथ जलसा चल रहा था, चल जाता। उसके बाद आप बेशक, आपके तो आदत है मुकदमे बनाना, अब मुकदमे बना लेते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि पुरअमन जलसे पे दावा बोलना पुलिस का। वैसे आमतौर पर ऐसा मामला होता है तो हमने देखा है कि जलसों की जो इंतजामिया होती है वो पुलिस को कोई यकीन दहानी करा देती है, इंतजामिया को, शहर की इंतजामिया को, कि अच्छा हमें 1 घंटा और दे दें, आधा घंटा और दे दें। तो क्या वो भी कोई बात नहीं हुई जो मुंतजमीन थे जलसे के, उनकी और लाहौर की इंतजामिया की? नहीं जी, देखिए, जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं होता है ना। काफी देर तक उनसे कहा गया कि जी आप सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब का रास्ता खोल दें, हाँ। ताकि वो जलसगाह पहुंचे, क्योंकि उनको 1-1.5 घंटे से तो इधर रोका हुआ था। अच्छा। तो उनको आने दे, तो वो जलसा में खिताब करके बस वो ऐलान करने वाले हैं। तो इनको इस ऐलान से बड़ा खौफ था। ये अच्छा। पंजाब हुकूमत इतनी घबराई हुई कि अली अमीन गंडापुर आएगा और ऐलान करेगा और पता नहीं वो क्या कहेगा। तो जो खौफ था अली अमीन गंडापुर का, वो सबने देखा कि उन्होंने फौरन कि नहीं जलसा बंद, खत्म करो। तो अच्छा। इतनी तो लिहाज मेरे ख्याल से रखना चाहिए, लेकिन इस सियासत के अंदर जो इन्होंने रवैया रखा, जो इन्होंने वो बनाया, मेरे ख्याल से शर्म की बात है। मुझे तो बड़ी वो हुआ कि हमारी दुनिया क्या कहेगी, हम किस नहज पे पहुंचे हैं कि हम तकरीरों से भी डरने लगे हैं, अब जलसों से भी डरने लगे हैं। ठीक। तो अगर या तो ये होता ना कि जलसे में लोग कोई वो करते, कोई शरारत करते, या कोई इस तरह की कोई बात होती, तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है ना। लेकिन ये कि बड़ा पुरअमन जलसा हो रहा है, और उस पुरअमन जलसे को आप तहस-नहस करना चाहते हैं, पुरअमन जलसे के लोगों को आप मुश्तइल करना चाहते हैं, इश्तियाल दिलाना चाहते हैं। तो ये तो कहते हैं जी वो सीएम का ऑर्डर है कि जी बंद करे, तो सीएम तो इतने खौफजदा है सीएम। अच्छा। भाई सबर तो करे ना, एक वज़ीर आला आ रहा है, कम से कम आप भी कल पेशावर आएंगी, तो ये क्या हम आपके साथ ऐसा करेंगे? हम तो बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। राइट, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया। इस हवाले से हुकूमती नुमाइंदों का तो ये कहना है कि जलसा नाकाम हो गया है, पीटीआई को मुस्तरद कर दिया गया, जबकि पीटीआई के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि जलसे के लिए बड़ी सख्त शराइत रखी गई थी और हुकूमत की जानिब से रुकावटें खड़ी की गई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई है, और अदालत ने ये दरख्वास्त जो उन्होंने दायर की है उसमें कहा गया है कि ये करार दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता, और स्पीकर कौमी असम्बली खत का जो 12 जुलाई का फैसला है उसकी जो खत है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम करने से रोका जाए। अब दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सदर के दस्तखत के बाद वो कानून भी बन गया था, ताहम आज उसे भी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत में दायर दरखास्त में कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है और हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उन्होंने आइनी तरमीम से मामले पर इनकार के बाद ये कहा है कि ये जो हुकूमत की जो आइनी तरमीम थी इसको वो मुस्तरद करते हैं और ऐसी कोशिश का वो साथ नहीं देंगे। अब ये जो मामला है ये मखसूस नशिस्तों वाला
आईनी तरमीम वाला, और फिर ये जो आज का जलसा है, इस पर बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अकील मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये तहरीक इंसाफ का जो जलसा है, तहरीक इंसाफ कहती है आपने हमें जलसे की इजाज़त तो दी, लेकिन उसके बाद रुकावटें बड़ी डाली, तो क्या वाकई आज हुकूमत ने जलसे में रुकावटें खड़ी की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। रुकावटें हमने क्या डालनी, जो 43 नुकात हैं वो उन्होंने पूरे करने हैं, और ज़ाहिरी बात है कोई किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथ में ले और माहौल ख़राब करने की कोशिश करे। इनको इजाज़त मिली है, और ज़ाहिरी बात है कि इन्होंने उन तमाम तर नुकात को पूरे करते हुए जलसा करना है। फ़िल वक़्त तो मेरी इतलात के मुताबिक जलसे का टाइम तो था 3 से 6 तक। जलसा अभी भी शायद गालिबन शुरू नहीं हुआ, कोई इनके लोग भी नहीं पहुँचे। बस जलसे की तारीखें ये दे देते हैं, और असल में जलसा ऑर्गेनाइज़ करने का जो है वो ना सिर है ना पैर है, और इवन लोगों को भी मोटिवेट नहीं कर सक रहे। खाली कुर्सियाँ काफ़ी तादाद में आपके भी दिन भर रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया होगा कि लोगों को ये किसी सिमत लेके नहीं आ सके, क्योंकि लोग भी अब तंग आ चुके हैं। लोगों का इशू जो है वो जलसे का इशू नहीं है, लोगों का इशू पॉलिटिकल इशूज़ नहीं है। लोगों का इशू है रोटी, कपड़ा, मकान, उनके बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतें, उनका रोज़गार। ये तमाम तर लोगों के इश्यूज़ हैं जो रियल इश्यूज़ हैं, जिस पे हुकूमत वक्त जो है वो मेहनत कर रही है और उसको एड्रेस भी कर रही है। ठीक है, वो लेकिन वो तहरीक इंसाफ का कहना है कि आपने शराइत ही बड़ी सख्त रख दी थी इस जलसे के लिए। इन सख्त शराइत के साथ वो क्या कर पाते? सख्त शराइत तो नहीं। आपको याद होगा 40-41 नुकात इस्लामाबाद के जलसे के लिए भी थे, फिर आपने भी देखा कि उस जलसे में इन्होंने क्या किया। मेरे पास वो बिल्कुल मौजूद है, और मैं आपको जो इनकी इजाज़त के हवाले से है वो भी आपको बता दूं कि उसमें तमाम तर वो पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, और वाक़तन कोई ऐसी बात नहीं है। जलसे में यही है कि एंटी स्टेट स्लोगनिंग नहीं करेंगे, आप तमाम तर चीज़ों को इंश्योर करेंगे कि किसी पौधे को, किसी जगह को, किसी शख्स को नुकसान ना पहुँचे। आप इंश्योर करेंगे कि आप रियासत मुखालिफ नारे नहीं लगाएंगे। आप इंश्योर करेंगे कि कोई जत्था जो है शहरियों के पुरअमन जो वहाँ पे लाहौर में एक सुकून है, वो कम अज़ कम उसको में आप खलल नहीं डालेंगे। ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो रेगुलर चीज़ें होती हैं। ज़ाहिरी बात है जलसा वक्त पे शुरू करेंगे और वक्त पे ख़त्म करेंगे। अब इसमें इतनी कड़ी शराइत कौन सी हैं? हाँ, बिल्कुल एक शर्त ज़रूर है कि आपने जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की NKKP के CM ने, और हमारी लीडरशिप के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात और जो बातें की, जिस किस्म की ज़बान दराजी की, तो उस पर ज़रूर कहा गया है कि कम अज़ कम वो माफ़ी ज़रूर मांगें। लेकिन अभी तक फ़िल वक़्त ना तो नदामत है, ना ही कोई शर्म का जो है वो मेरे ख़्याल से शर्म नाम की ही चीज़ नहीं है, तो शर्म किधर से आनी है। बात तो ये है कि ख़वातीन के बारे में, ख़वातीन अगर सहाफ़ी भी हैं उनके बारे में भी, मैं तो लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली खा वो खातून सहाफ़ी हो या वो वज़ीर आला हो या कोई भी खातून हो, किसी को ये इजाज़त नहीं है कि ख़वातीन के बारे में इतनी इस तरह की क्वेश्चनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिरी बात है वो तो उनको इसलिए था कि आप कम अज़ कम इस पे पशेमानी या शर्मिंदगी का इजहार करते, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनके दूर दूर से नहीं गुजरी। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो आईनी तरामीम वाला मामला है, आप इस सारे प्रोसेस में बड़ा क्लोजली इन्वॉल्व रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो कल बात की है, उन्होंने कहा है कि वाज़े नहीं था कि मसवदे के अंदर है क्या। पीपल्स पार्टी का अपना मसवदा था, JUI ने अपना मसवदा बनाना था, तो क्या वाकई ये कोई आईनी तरमीम का जिन चीज़ों पे डिस्कशन हो रही थी, कोई क्लैरिटी नहीं थी या कोई वाज़े नहीं थी जिन लोगों से आप बात कर रहे थे? नहीं, देखिए, कतर ऐसी बात नहीं है। मैं तो बड़ा क्लोजली उसके साथ पूरे प्रोसेस के साथ रहा हूँ, और मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है कि हमारी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी जो है उसको वज़ीर आज़म साहब खुद हेड करते हैं, और ये हमारी मीटिंग्स जो हैं तकरीबन मार्च अप्रैल से हमने सिलसिला शुरू किया है। वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए ऑन एंड ऑफ इस पर डिस्कशंस होती नहीं हैं, किस तरह ये इस्लाहात लेके आनी है, किस तरह ये लॉ रिफॉर्म्स होंगे, किस तरह ये जुडिशल रिफॉर्म्स होंगे, जो कि वक्त की ज़रूरत हैं। क्योंकि ये जुडिशरी अब जिस तरह नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा
पॉलिटिसाइज हो चुका है सारा मामला, और इज़्ज़त माब जज साहिबान शायद कुछ पार्टीज़ को फेवर करने के हवाले से जो बातें चल रही हैं, हम तो कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर बात होनी चाहिए और अदलिया की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे बात होनी चाहिए, तो उनको फर्दर स्ट्रेंथन करने की बात है। मुसवदा बिल्कुल लॉ मिनिस्टर साहब ने तैयार किया और लॉ मिनिस्ट्री ने तैयार किया, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी भी स्टेटमेंट को स्याह सबाक से हट के पेश किया गया और बताया गया कि शायद उनको भी पहली दफ़ा मिला है, कतन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग कितने अरसे से उस पर काम कर रहे हैं और मौलाना साहब को एक नहीं 2 दफ़ा उसकी तमाम तर उनकी लीगल टीम के साथ ब्रीफिंग दी गई, सेलिएंट फीचर्स बताए गए। इसी तरह अपने इत्तेहादियों के साथ भी हमने तमाम तर वो चीज़ें डिस्कशन थी और डिस्कशन करने के बाद जो है हमने उनको बताया कि इसमें ये इस्लाहात हैं, ये तमाम चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं और इस चीज़ में इन तमाम चीज़ों में चेंजेस होंगे। लेकिन फिर ऐसे बयान दिए गए कि शायद बिलावल साहब ने कोई ऐसी बात की या हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई, तो कतन ऐसी कोई बात नहीं है। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो सकती है, कोई एक कम्युनिकेशन में गैप ज़रूर हो सकता है, जिसकी मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वाक़तन शायद कम्युनिकेशन को गैप था, क्योंकि अदरवाइज हमारी लीडरशिप ना जाती और ये तमाम तर चीज़ें इन प्रिंसिपल डिसाइड हुई थी कि हमने इन प्रिंसिपल जो है इन तमाम चीज़ों से एग्री करते हैं। उन्होंने कतई नहीं कहा कि वो आईनी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं और तमाम जमातें जो हैं इस पर मुत्तहद हैं और तमाम जमातें इसी पे ही बात कर रही हैं, तो कतन ऐसे गलत तासुर दिया जा रहा है। और अभी जो मामलात थे वो हम लोग उस पर बिल्कुल वर्क कर रहे हैं और एक ब्रॉडर कंसेंसस के साथ इंशाल्लाह ये दोबारा टेबल। राइट, तो मुझे बताइएगा, हुकूमत अभी भी पुरुमीद है, होपफुल है कि ये तरमीम जो है वो पास हो जाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए हमने साफ नीयत से काम शुरू किया हुआ है और हम चाह रहे हैं, पॉज इसलिए किया हुआ है कि हम चाहते हैं कि एक ब्रॉडर कंसेंसस या कसरत राय से जो है इस चीज़ को पास करवाया जाए और ये अवाम के मफाद में होनी चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात के मफाद में। सो ज़ाहिरी बात है कि हम अपोजिशन के साथ भी बात कर रहे हैं और उनके अगर कोई रिजर्वेशंस हैं उसको भी इंशाल्लाह दूर करेंगे और कर भी रहे हैं। और अगर उनकी तरफ से कोई आरा आती है या इत्तेहादियों से भी कोई आरा आती है तो ज़ाहिरी बात है उसको इनकॉर्पोरेट भी करेंगे और वो रिफ्लेक्ट भी करेगी उस मुसवदे में जो फाइनल शक्ल अख्तियार करेगा। वो तमाम तर चीज़ें करने के बाद ही हम इसको फिर टेबल करेंगे। फिल वक्त ना तो हमें कोई जल्दी है और ना ही किसी रश में हम कि इसको जल्द अज जल्द जो है उसको पेश कर दिया जाए। पिछली दफ़ा भी जो पेश हुआ ईमान साहब, वो ज़ाहिरी बात है कि एक इन प्रिंसिपल डिसीजन था तो इजलास कॉल किया हुआ था, वरना ही तो हमें अगर ये पता होता कि इनको फर्दर क्लैरिफिकेशन हमारे अपोजिशन के पार्टीज़ को भी और इत्तेहादियों को भी चाहिए, तो जाहिर बात है हम इसको कभी भी इजलास ना बुलाते, इसको पहले इनसे डिस्कशंस जो डिटेल डिस्कशंस चल रही थी वो तमाम तर डिस्कशंस हमने की। लेकिन मैं शायद समझता हूँ कि शायद फिर भी कोई अभाम रह गया होगा, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अभी हम ये इसमें काम कर रहे हैं और जब ये फाइनलाइज हो जाएगा सब तमाम फरीकैन की रिजर्वेशंस दूर हो जाएंगी तो जाहिर बात है फिर इसको टेबल वो आप कह रहे हैं अभी भी उस पर काम हो रहा है। लेकिन ये जो स्पीकर के खत वाला मामला है और उन्होंने इसमें पार्टी पोजीशन अपडेट कर दी है, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि हुकूमत ने या स्पीकर ने अदालती फैसले को इग्नोर कर दिया है? देखिए नहीं, उसमें इग्नोर करने वाली तो बात नहीं है। एक बात है कि ये तमाम तर मामला अब जो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, ये इलेक्शन कमीशन का इम्तहान है कि वो उसने आइन और कानून के साथ रहना है या किसी ऐसे फैसले की पासदारी में क्योंकि ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि सर्टिफिकेट जो मेंबरान है उनकी पार्टी एफिलिएशन के सर्टिफिकेट तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करती है। ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि एक अदारा जो है वो एक फैसले के थ्रू पार्टी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम कर रहा है। ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिरी बात है कि हमने भी हमारी जो सेपरेशन ऑफ पावर है या ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, ज़ाहिरी बात है हमने उसमें पार्लियामान का एक अपना किरदार है, एक अपना रोल है। हमने भी कहा है कि हमारे इदारे के काम में जिस तरह की जो मुदाखलत कह लें या इंटरफेरेंस कह लें या ट्रांसग्रेस करके हमारी अथॉरिटी के ऊपर किया जा रहा है तो वो भी कभी काबिल कबूल नहीं होगा। हमने भी कहा कि ये मेंबरान जो हैं हमारे जिन्होंने ओथ लिया हुआ था तो वो कम से कम क्लियर करें, क्योंकि हमारे बनाए हुए कानून और उसके बाद फर्दर सेकंड अमेंडमेंट के बाद कोई जवाज़ नहीं रहता कि फैसला ख्वाब नजरिया ज़रूरत के तहत दिया गया हो या कंप्लीट जस्टिस के गार में दिया गया हो। तो ये कम से कम इस तरह नहीं हो सकता कि जो एक फैक्चुअल पोजीशन है कि दरख्वास्त गुजार कौन था,
पार्टीज़ कौन कौन सी इज़्ज़त में आप सुप्रीम कोर्ट के सामने थी और फिर फैसला किसके हक में आया, और वो भी आइन और कानून से हट के। तो ऐसी बात तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ना पार्लियामान को ना सियासी जमातों को। तो ये हमने कम से कम देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसमें क्या फैसला करती है। अब लास्टली ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस है, इसकी हुकूमत को क्या जरूरत पड़ गई? हुकूमत ने खुद ही तो इख्तियारात जो है वो कमेटी को दिए थे, और आप ही लोगों के जो है वो एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। जब जस्टिस सदा बंदयाल का टेन्योर था तो उस वक्त जो है वो इन्हीं बेंचेस की तश्कील के हवाले से कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अब हुकूमत को क्या इससे जरूरत पड़ गई कि फिर से इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास चला गया? जी देखें, पहले भी जब हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 लेके आए थे तो जाहिर बात है अदालती इस्लाहात के हवाले से था, और कम से कम ये इंश्योर उसमें ज़रूर करना था कि केसेस जो है किसी ताख़ीर का शिकार ना हो, और जो बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिस तरह बेंच बनते हैं उसमें कम से कम शफाफियत भी हो और वो जल्द से जल्द बने। अब यहाँ पे आपने देखा कि 3 बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ सीनियर मोस्ट जो हैं या सीनियर प्यूनी जज हैं वो, और उसके साथ कोई भी एक जज पहले, क्योंकि वो 2 सीनियर मोस्ट होते थे, अब उनमें से कोई एक मेंबर अगर नहीं होता तो ये भी एक अच्छी नीयत के साथ, साफ नीयत के साथ किया गया कि वो किसी और मेंबर को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये केसेस का जो ताख़ीर से लगना, केस जो बेंच है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन ना हो सकना और 2-2, 3-3 हफ्ते उसकी मीटिंग ना होना, तो कम से कम ये आम इंसान को, एक कॉमन मैन को जो रिलीफ फराहम करना है, जो बात करनी है हमने उस हवाले से, तो जाहिर बात है वो किसी ताख़ीर का शिकार ना हो। तो ये इसलिए इंश्योर किया। और इसके साथ जो इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, ऑलराइट, कि तमाम तर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी इंश्योर किया कि वो वीडियो लिंक के थ्रू या उसकी रिकॉर्डिंग वो जो लाइव चलती है वो हो, ताकि वो प्रोसीडिंग जो है प्रिजर्व हो जाए। अब हमने भी इसमें ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग का एक कानून के अंदर दे दिया, इस कानून के तहत, और हमने कहा कि जाहिर बात है कि उसका रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए और इट शुड बी अवेलेबल टू एनीबडी जो चाहे उसको देखना, ताकि जस्टिस मस्ट बी सीन टू बी डन रादर देन कि हम प्रोसीडिंग्स ना दिखाएं, ताकि लोगों को पता हो कि अगर कोई केस टेकअप हुआ है उसमें प्रोसीडिंग्स अगर कंडक्ट हुई हैं तो वो किस किस्म की प्रोसीडिंग्स कंडक्ट हुई हैं। ठीक है बैरिस्टर अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ये मखसूस नशस्तों वाला मामला, एक तरफ स्पीकर का खत, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फिर ये जो ऑर्डिनेंस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, और अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी 8 अक्सरियती जजेस की वजाहत पर सवालों का जवाब जो है वो मांग लिया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से, और उनको एक खत लिखा है इन पर बात करने के लिए। जस्टिस रिटायर्ड शाह जमील साहब मेरे साथ मौजूद है, मारूफ कानून माहिर कानून है, उनसे रहनुमाई लेते हैं। शाह जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह जमील साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस वाला मामला है, अब एक सवाल ये है कि हुकूमत क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। वो तो ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, लेकिन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर आपकी क्या टेक है? थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में लेने के लिए। एक तो इसमें मेरी बिल्कुल यही है कि अगर आप फायर फाइटिंग करते हुए कोई ऑर्डिनेंस लाते हैं, कोई लॉ लेके आते हैं या अमेंडमेंट करते हैं किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए, तो ये बोनाफाइड ही नहीं कहा जा सकता। तो ये भी जो ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और उसके फौरन बाद ये कमेटी बन गई है, कमेटी से मुनीर साहब चले गए हैं, तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि वो जो पहले विजन थी जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को लाया गया था, उसमें कंसल्टेटिव प्रोसेस था और मेजॉरिटी जो डिसाइड करेगी वो हो जाएगा। तो अब उसमें फिर चॉइस दे देनी चीफ जस्टिस साहब को कि वो अपनी मर्जी के एक जज साहब को उस कमेटी में डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी पहली विजन ठीक नहीं थी या आपकी विजन ठीक नहीं है। मैं तो वैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, मैंने बहरहाल कहा, रिपीट करता हूँ कि मैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, तो ये कॉम्पिटेंट है ही नहीं है लेजिस्लेचर इसको करने के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसके अगेंस्ट है। अपना प्रोसीजर और रूल्स जो है जो
सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में खुद बनाना। जी प्लीज। ठीक। अच्छा, इसमें ये जो आपसे कुछ देर पहले एक डेवलपमेंट हुई है, जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को, क्या आपको लगता है ये जो 8 जजेस का अक्सरियती नोट या जो एक इजाफी वजाहती नोट या वजाहती ऑर्डर था वो बहुत गैर मामूली था सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं? मेरे ख्याल में इसको देखना चाहिए आपको मेन जजमेंट जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उस शॉर्ट ऑर्डर में ही लिखा गया था कि अगर इसमें इसको इम्प्लीमेंट करने में किसी को कोई एम्बिग्यूटी फील करे तो वो डायरेक्टली वजाहत मांग सकता है, और ये वजाहत जो है वो दैट इज नॉट समथिंग विच इज टू बी डिसाइडेड टू माई माइंड, इट इज टू बी डिसाइडेड आफ्टर हियरिंग ऑल द पार्टीज। क्योंकि एक पार्टी में जो ईसीपी है विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसने महसूस की कोई एम्बिग्यूटी, उन्होंने खत लिखा उन्होंने अपने चैम्बर में, उसको कर दिया और उसके सारे जजेस के सिग्नेचर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू है। अगर तो उन्होंने अपनी पहले नोट को चेंज किया है, उसको रिव्यू किया है, उसमें कोई चीज ऐड की है, तो फिर आप इसको कह सकते हैं वो स्टिल यू कैन फाइल रिव्यू और यू कैन। अच्छा, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के प्रोस्पेक्ट्स पे बात हो रही है, तो आपको लगता है ऐसी किसी कोर्ट की जरूरत है हमें? जरूरत तो देखेंगे कि आपको उसका एक ही एक्सक्यूज है, और वो है कि जो एपेलेट वर्क है, आम लोगों के केसेस नहीं सुने जाते, सियासी केसेस इतने ज्यादा होते हैं और बेंच बड़े बन जाते हैं, और उन बेंचेस की वजह से जो आम केसेस हैं वो नहीं सुने जा सकते। दिस इज द ओनली एक्सक्यूज, एपरेंट ओनली एक्सक्यूज। अगर वो एक्सक्यूज है तो उसमें तो आप इसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जिसपे आपने ऑर्डिनेंस निकाल दिया है, तो आपको तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे ही एक एपलेट बेंच बना दें, पहले 7 जजेस का या पहले 5 जजेस का, तो जो भी पहले 7 सीनियर होंगे वो बैठ के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क देखेंगे और वो दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अगर उसमें से कोई काम बचेगा तो वो कोई अपील भी सुन सकते हैं। बाकी आप उनकी जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं तो ज्यादा जजेस ला के तो आप उनसे बाकी एपलेट वर्क करवा सकते हैं। तो ये तो कोई इसकी जरूरत नहीं है, और मेरा ख्याल है कि ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ला रहे हैं इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा और डेकेड्स तक जाएगा। और ये सिर्फ अपनी अगर 5 साल हुकूमत को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बड़ी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बनाने जा रहे हैं, और प्रॉब्ली उस पिछले सारे एनेक्टेड जो लॉ ले डाउन किया उसको रिडंडेंट करने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, फ्यूचर में जाके पूरी कौम को पे करना पड़ेगा उसके लिए। और ये जो मामला है जो स्पीकर के खत का और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, क्या इसमें आपको कोई इबाम लगता है कि अगर एक तरमीमी एक्ट है वो अभी भी स्टैंड कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अदालती ऑर्डर भी है, तो उसमें से इलेक्शन कमीशन को किसको फौकियत देनी चाहिए, किसको जो है वो ऊपर रखना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए? जी, जिस तरह मैंने कहा है कि ईसीपी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्पीकर साहब का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्सरसाइज कर दिया, स्पीकर साहब अब जो उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया और स्पीकर साहब उस पे ईसीपी को लिख रहे हैं कि आप इस तरह करें। तो मेरा प्राइमरीली तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट बेशक सुप्रीम तो नहीं है, सॉवरन है, तो पार्लियामेंट जो है अगर वो कानून पास करती है तो उसको इंटरप्रेट करने वाले इदारे डिफरेंट है। ईसीपी के पास भी इंटरप्रिटेशन की पावर है, जब वो कोई जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करती है तो उसमें भी देखना है कि ये उसने एक्ट को फॉलो करना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है, और वो कोई ऑर्डर पास करेगा तो वो देन अगेन दैट विल गो टू कोर्ट्स। तो मेरा ख्याल है स्पीकर साहब कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते एसीपी को के कान में या उसको मुंह में कोई नवाला डाला नहीं जा सकता। मैं ये समझ राइट।
राइट, बहुत शुक्रिया जस्टिस शाहिद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन कानूनी मामला पर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में होने वाली हालिया इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक आदाद शुमार जारी किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक मुहिम के दौरान 56,86,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। इन आदाद शुमार में लेकिन एक परेशान कुन बात सामने आई है कि इस मुहिम में 18,572 वालिदैन ने बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार कर दिया। दस्तावेजात में यह कहा गया कि सिर्फ पेशावर शहर में बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन की तादाद 8,600 है। इसी मुहिम के दौरान सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमों पर हमले भी हुए। हेल्थ वर्कर्स और उनकी हिफाजत पर मामूर पुलिस के कई जवानों ने जो है वो शहादत